हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशब और आपका स्वागत करता हूं अपने वॉम फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोगों के लिए हम नई नई वीडियोस लेकर आते हैं। यही मैं आप लोगों का एक सब्जेक्ट लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल लॉ एंड इथिक्स। जहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ टू पास दिस एग्जाम और हाउ टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर सारी सीरीज दे रहा हूं, और यही हमारे डिस्क्रिप्शन से आप लोग हमारे वॉम फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर से। ठीक, जहां आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। यहां मैंने आपको टोटल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो समझाया है, और साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाते हैं समझने के लिए, तो वो यहाँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूं। चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, और टोटल सिलेबस हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको क्या समझाना है कि जो इंट्रोडक्शन है फार्मास्यूटिकल लॉ का, वो आपको इसी चैप्टर के अंदर देना है। ठीक, मतलब फार्मास्यूटिकल लॉ है क्या और फार्मास्यूटिकल लॉ का क्या इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज आप लोग इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे। साथ ही आप लोगों को ये बताना है कि मीनिंग एंड स्कोप्स ऑफ लॉ। ठीक है, यानी जो कानून है, लॉ मतलब जो कानून है, उस कानून का लॉ क्या है और उसका मीनिंग क्या है, वो चीज आप लोगों को यहाँ समझानी है। इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ, क्या महत्वपूर्णता है फार्मास्यूटिकल लॉ की। ठीक, यानी जो आप लोगों का ये कानून है, जो सब्जेक्ट आप लोगों का कानून से रिलेटेड आया है, इसका क्या ओवरव्यू है, क्या इसका स्कोप है, ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें बतानी है। साथ ही हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, इंडिया में क्या हिस्ट्री है फार्मेसी की, और इस प्रोफेशन के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये चीज आप लोगों को समझानी है। और साथ ही ओवरव्यू ऑफ लेजिस्लेशन रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन। ठीक है, फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है, जो कानून व्यवस्था है, वो सारी चीज आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर समझानी है। ठीक, चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ एक आप लोगों का कानून है द फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक, आप लोग यहाँ बताएंगे कि फार्मेसी एक्ट 1948 क्या है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, वो सारी चीज आप लोगों को यहाँ समझानी है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, इस कानून का उद्देश्य क्या है, किस वजह से ये लाया गया, ये सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, जैसे आप लोग ड्रग्स की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, इसी तरीके से और भी डेफिनेशन यहाँ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग समझेंगे कि पीसीआई, व्हाट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इफ यू आर अ फार्मेसी स्टूडेंट तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे तो पीसीआई है क्या, पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और ये फंक्शन कैसे करता है, ये सारी चीज आप लोग इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ समझना होगा। उसके बाद एजुकेशन रेगुलेशन। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे नियम और कानून है, वो सारी चीज आप लोग समझेंगे। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, अगर कोई अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है फार्मेसी का, तो उसको कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, वो आप यहाँ पर समझाएंगे। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार। ठीक है, सॉरी, रजिस्टर, तो रजिस्टर से नेम को हटाने के लिए, रजिस्टर कौन सा रजिस्टर, जहां आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, वहां से अपने नेम को हटाने के लिए आपको क्या स्टेप, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ठीक है, मतलब जो अपराध अगर किसी से हुआ है तो उसको क्या पेनल्टीज भरनी होंगी, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। ठीक है, 2015 में जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट आया, ये क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़नी है, वो आप इसी टॉपिक के अंदर समझेंगे। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है आप लोगों का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। ठीक है, देखिए ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है आपका 1940 एंड रूल्स 1945 एंड आफ्टर डेट जो भी शेड्यूल्स आप लोगों को दिए गए हैं, वो सारे इसी के अंदर आप लोग इस चैप्टर में समझेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कुछ डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक्ट, रूल्स एंड शेड्यूल्स, ठीक है, तीनों अलग अलग टर्म है। बट इसको ऐसा समझ लीजिए आप कि कोई कानून अगर गवर्नमेंट ने पास किया, आइदर इट विल बी रिलेटेड टू ड्रग्स, ठीक है, चाहे वो आपके ड्रग्स से रिलेटेड हो या किसी अनदर चीज से रिलेटेड हो,
तो जो कानून पास किया है दैट इज द एक्ट, वो कहलाएगा आप लोगों का एक्ट। बट अगर मैं बात करूं रूल्स की, तो उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस आई हैं, ठीक, मींस उस कानून को पास जो कराया वो तो, या पास जो हुआ वो तो आपका कानून कहलाया, लेकिन जो उसके अंतर्गत जो गाइडलाइन आई, मतलब जो फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस आई, उनको कहा गया रूल्स, ठीक है। और उन गाइडलाइंस का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, यानी जो गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हुई और उसके अंदर जो कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे कैसे फॉलो होगा, किस किस चीजों पे लागू होगा, वो सारा क्या कहलाया आप लोगों का शेड्यूल, ठीक है। तो तीनों एक ही चीज है। एक्ट मतलब जो कानून है, उसके अंदर की जो गाइडलाइंस है दैट इज द आपका रूल, और उसके अंदर का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, खोल करके जो उसको बताया गया है, दैट इज द शेड्यूल। तो तीनों एक ही चीज है। ओके, तो यहां आप लोगों को बताना है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। किसका? ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का जो इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, वो यहाँ आप लोगों को समझाना है। उसके बाद डेफिनेशंस क्या होती हैं यहाँ पर, जैसे ड्रग्स की, कॉस्मेटिक्स, मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड, स्प्यूरियस ड्रग्स, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड लाइसेंसिंग कंडीशन, ठीक है। ये सारी चीज आप लोगों को इसी चैप्टर के अंदर पढ़नी होंगी। नेक्स्ट है आपकी कुछ अथॉरिटीज जो आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को फॉलो कराती हैं, मतलब कि ये एक्ट आप लोगों का जैसे वर्क करता है, तो किन अथॉरिटीज के अंदर वर्क करता है, वो कुछ अथॉरिटी है यहाँ पे, जैसे जैसे कि आपकी DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DCC, एंड नेक्स्ट है आपका ड्रग इंस्पेक्टर और आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है। और ये आप लोगों के यहाँ पे कुछ शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल C, C1, G, H, H1, K, M एंड P एक्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट समझाया कि जो एक्ट है, रूल है, शेड्यूल है, तीनों एक ही चीज है, बस उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। तो वो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा चैप्टर 3 में। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985, ठीक है। नार्कोटिक आप लोग समझ रहे हैं, जो कि सेडेशन वाली ड्रग्स आती हैं जिससे नशा होता है, ठीक है, वो ड्रग्स हैं आप लोगों की। तो ये जो भी ड्रग्स हैं 1985 में ये कानून पास हुआ, इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, देखिए जो भी कानून पास हुआ उसका इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव, जो उसका उद्देश्य है, वो तो आपको समझना ही है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, कैसे इन नार्कोटिक ड्रग्स को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे इनको रेगुलेट किया जाएगा, वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अगर इन दवाइयों का मतलब जो आप लोगों का नार्कोटिक्स है, ठीक है, जो सब्सटेंस सेडेशन करते हैं, जो ड्रग सेडेशन करती हैं, अगर उनकी कोई बिना लाइसेंस के बिक्री करता है, उनको कोई सेल परचेज का काम करता है, तो फिर उसके खिलाफ क्या ऑफेंसेस होंगे, क्या पेनल्टीज उसकी होंगी, क्या उसका अपराध दिया मतलब किस अपराध में उसको रखा जाएगा। तो जो भी चीजें हैं वो यहाँ हम लोग इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 5, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, 1954 में ये कानून पास हुआ आपका, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। इसके जो भी इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, आप लोग यहाँ समझेंगे। नेक्स्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, फॉर एन एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका डायबिटीज है, ठीक है, या कोई कैंसर पेशेंट है, अगर उसका कोई एडवर्टाइजमेंट करता है कि हम लोग इसको बिल्कुल क्योर कर देंगे, ये डिजीज जो है वो ट्रीटेबल है, तो इसके खिलाफ जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोहिबिशन है। इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं जो सही नहीं हो सकती, जो ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, जो साइंटिफिकली प्रूव है कि अभी इनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसके खिलाफ आप लोग बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। डिजीज एंड कंडीशंस कवर्ड अंडर द एक्ट, कौन कौन सी डिजीज, कौन कौन सी कंडीशन इस एक्ट के अंदर आएंगी। एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या अपराध या क्या पेनल्टीज उसको भरनी होंगी, वो सारी चीज हम इसी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954 में समझेंगे। चैप्टर 6 है आप लोगों का प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि क्रुएल्टी मतलब होता है कि अत्याचार, जो एनिमल्स पर अत्याचार हो रहा है, मींस जैसे कि आप लोग पहले देखा होगा कि जो भी रिसर्च होती थी या जो रिसर्च आज भी होती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो,
ठीक है। इसी तरीके से इसी में ये सारी चीजें कानून में बताया गया है, इस कानून में, कि कोई एनिमल अगर आप लोग अपनी रिसर्च पर्पस के लिए या किसी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको अननेसेसरी पेन ना हो, उसको हमें अननेसेसरी पेन को क्या करना है, अवॉइड करना है। इसी कानून के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, सेम आपको वो पढ़ना है। डेफिनेशन, सीपीसीएसईए जो कि एक सुपर कमिटी है, जो सबसे ऊपर की कमिटी है, जो इस सारी चीजों को, इन गाइडलाइंस को फॉलो कराती है। दैट इज द कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ये क्वेश्चन आपका सीसीएसईए के नाम से भी आ सकता है, बिकॉज ये सीपीसीएसईए जो है अभी कन्वर्टेड होके क्या हो गया है, सीसीएसईए हो गया है। आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमिटी, ठीक है। तो आईएईसी जो कि इंस्टीट्यूट्स को अप्रूवल देने का काम करती है फॉर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट। ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स, जिन एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट होना है या रिसर्च होनी है उनके ऊपर उनकी ब्रीडिंग कहाँ होनी है, कहाँ उनका स्टॉक रखा जाएगा, किस कॉलेज को या किस इंस्टीट्यूट को हमें उसकी ब्रीडिंग का लाइसेंस देना है या नहीं देना है, ये सारी चीजें इसी चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट का परफॉर्मेंस होना चाहिए। ट्रांसफर एंड एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स रिकॉर्ड, ठीक है, जिन एनिमल्स पर हो रही हैं अब एक्सपेरिमेंट्स उनको कहाँ रखना है, कहाँ ट्रांसफर करना है, ये सारी चीज आप लोग इसमें जानेंगे। पावर टू सस्पेंड और रिवोक रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसी कानून के अंतर्गत ये सारी पावर्स आती हैं कि आप किसी का रजिस्ट्रेशन दे भी सकते हैं और किसी का रजिस्ट्रेशन वापस ले भी सकते हैं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अगर इस कानून के खिलाफ जाकर कोई काम कर रहा है तो उसको क्या अपराध होगा और उस पर कौन कौन सी पेनल्टीज लगाई जाएंगी, वो भी आप लोग इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का पॉइजन एक्ट 1919, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, पोजेशन एंड सेल्स ऑफ पॉइजन, इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन आप लोग जहर समझ ही रहे होंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये एक्ट है आप लोगों का। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, FSSAI एक्ट एंड रूल्स, ठीक है। ओवरव्यू रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, सेल, लेबलिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है, जो फूड को, जो खाने की जो लोग एक बिजनेस करते हैं या फिर एक शॉप करते हैं तो उससे उसको लाइसेंस दिया जाता है थ्रू दिस FSSAI एक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग इस चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर नंबर 9, दैट इज द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एंड DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। ऑब्जेक्टिव्स आप लोग इसका समझेंगे। डेफिनेशन, सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स, रिटेल सीलिंग प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशंस, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ये सारी चीज चैप्टर 9 में आप लोगों को समझनी है कि जो आप लोगों का ड्रग्स है, ठीक है, उसकी जो प्राइसिंग है, जो फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है वो कैसे रखी जाती है, ये सारी चीज आप लोग चैप्टर नंबर 9 में समझेंगे। अब आते हैं हम अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जो कि आप लोगों को मैंने अभी पीछे चैप्टर नंबर 6 बताया कि है क्या ये, कि जो एनिमल्स के ऊपर क्रुएल्टी हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये एक्ट आप लोगों का लाया गया, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 इंडिया का एक कानून है, ठीक है, जो जानवरों को अनावश्यक दर्द मतलब अननेसेसरी पेन और सफरिंग से बचाने के लिए बनाया गया। इज दैट क्लियर? मेन पर्पस क्या है इसका, जो एम है कि प्रिवेंशन ऑफ अननेसेसरी पेन, ठीक है, मतलब अननेसेसरी पेन से एनिमल्स को बचाना, ये इसका एक क्या है, मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है एनिमल वेलफेयर को बढ़ावा देना और जानवरों के साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना। इज दैट क्लियर? आप लोगों को यही यहाँ पर समझना है कि जो एनिमल वेलफेयर है उसको यहाँ पे आप लोगों को बढ़ावा देना है कि उसको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। अगर उसका स्टोरेज कंडीशन जैसा है उसको वैसे ही रखना है और उसी के अंडर आप लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। यह एक्ट स्पेशली एक्सपेरिमेंट, ब्रीडिंग, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स को रेगुलेट करता है। मतलब जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब रिसर्च होती है, उस टाइम पे ब्रीडिंग भी कराई जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और उसकी हैंडलिंग भी की जाती है एनिमल्स की। इन सब चीजों को देखते हुए इस एक्ट को लाया गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि जो क्रुएल्टी है उससे बचाना है एनिमल्स को, जानवरों पर होने वाली क्रुएल्टी को रोकना। नेक्स्ट, जानवरों के साथ
ह्यूमन बिहेवियर सुनिश्चित करना, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि आप लोग एक्सपेरिमेंट के अंदर विदाउट एनेस्थीसिया उन एनिमल्स को सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जानवरों की सुरक्षा का ध्यान रखना। नेक्स्ट, जानवरों की ब्रीडिंग मींस एनिमल्स की ब्रीडिंग, स्टॉकिंग और ट्रांसपोर्टेशन को नियंत्रित करना, ठीक है। ब्रीडिंग, स्टॉकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी होंगी। एनिमल वेलफेयर कमिटीज और अथॉरिटीज का निर्माण करना, ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, कुछ डेफिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, तो एनिमल्स क्या होते हैं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के अलावा हो, वो सब एनिमल्स ही हैं। क्रुएल्टी, कोई भी एक्ट जो जानवर के को अनावश्यक पेन या सफरिंग दे, वो सब आपका क्रुएल्टी में आएगा। एक्सपेरिमेंट्स, कोई भी साइंटिफिक प्रोसीजर जो जानवर पर किया जाता है, डेट इज एक्सपेरिमेंट। ऑनर्स की अगर हम बात करें, वह व्यक्ति जो जानवर का लॉफुल पोजेशन रखता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? ओनर होगा। सीपीसीएसईए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की कमिटी है, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है जो सारे इस जो एक्ट है, जो एक्ट को मतलब फॉलो कराती है। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर हो रहा है, तो वो इसकी अंडर में होगा। मींस ये आईएईसी को अप्रूवल देने का काम कौन करती है? आपकी सीपीसीएसईए। तो जो मेन बॉडी है, जो ऊपर की सुपर पावर है, वो कौन है? आपकी सीपीसीएसईए। उसके अंडर जो कंट्रोल में काम करती है, डेट इज द आईएईसी, मींस इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमिटी। ये आपकी किसके अंडर काम करती है? सीपीसीएसईए के। और आपकी जो आईएईसी कमिटी है, वो किसी भी कॉलेज को, किसी भी इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देने का वर्क करती है फॉर एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सीपीसीएसईए अगर हम बात करें, तो सीपीसीएसईए है क्या? सीपीसीएसईए एक स्टैट्यूटरी कमिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एनिमल एक्सपेरिमेंट्स को नियंत्रित और सुपरवाइज करना, ठीक है। यानी सारी देखरेख का काम किसका है? आपका सीपीसीएसईए का। फंक्शंस देख लीजिए। एनिमल्स पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के लिए गाइडलाइंस बनाना। नेक्स्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को रजिस्टर करना। एनिमल वेलफेयर को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, नियमों के उल्लंघन यानी वायलेशन पर एक्शन लेना। ये इसका मेन फंक्शन है। सीपीसीएसईए फंक्शंस, ठीक है, आप लोग एक बार यहां भी देख लीजिए कि जो आपका इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ एनिमल हाउस फैसिलिटी, यानी जिस कॉलेज में और जिस भी प्लेस पर एक्सपेरिमेंट होने वाला है, वहां पर उस जगह को या उस कॉलेज को, उस इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्ट करती है, मतलब चेकआउट करती है और उसको अप्रूवल देती है कि यहाँ पर एनिमल हाउस फैसिलिटीज हैं या नहीं है, तो उसी के हिसाब से ये अप्रूवल देती है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी फॉर एनिमल एक्सपेरिमेंट्स और ब्रीडिंग, ठीक है। आईएईसी कमिटी का भी रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? आपका सीपीसीएसईए के अंडर होता है। और ये आईएईसी कमिटी जो है, ब्रीडिंग के लिए या फिर एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के लिए आगे जो भी इनकी गाइडलाइंस होती हैं, उसको फॉलो कराने का काम करती है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स ऑफ सीपीसीएसईए नॉमिनीज इन आईएईसी, ठीक है। सीपीसीएसईए नॉमिनीज इन आईएईसी को अपॉइंट्स करना, ठीक है। जो भी आईएईसी में काम करेंगे, उन नॉमिनीज को ये क्या करती है? अपॉइंट करती है। नेक्स्ट, परमिशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन लार्ज एनिमल, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इफ वायलेशन, अगर कहीं वायलेशन होता है, कहीं अत्याचार होता है, तो उसको इंस्पेक्ट करना और उस एक्सपेरिमेंट को तुरंत रोक देना, ये भी किसका काम है? आपका सीपीसीएसईए का। एक्शन अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट इफ नॉन कंप्लायंस, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं? सीपीसीएसईए के फंक्शंस हैं। बात करते हैं आईएईसी की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी, जो कि आप लोगों के जो कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं, उनको अप्रूवल देने का काम करती है। और ये किसके अंडर में वर्क करती है? सीपीसीएसईए के, ठीक है। मींस जो सीपीसीएसईए ने गाइडलाइंस बनाई है, उनको फॉलो कराने का काम कौन करती है? आपकी आईएईसी। तो आईएईसी हर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बनाई जाती है, ठीक है, जो जहां एनिमल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। यह कमिटी सीपीसीएसईए गाइडलाइंस के अनुसार वर्क करती है। आईएईसी के फंक्शन, रिसर्च प्रपोजल्स को अप्रूव या रिजेक्ट करना, ठीक। मींस जो आप लोगों के रिसर्च प्रपोजल हैं, जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर वो सही है,
और आप लोगों का जो डायरेक्शन है वो सही है, जिस पर्पज से आप लोग करना चाहते हैं वो सही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आप लोगों को अप्रूवल देती है। और अगर इनको लगता है आईएसी कमिटी को कि यहाँ पर ये चीज मिस्टेक है या ये एक्सपेरिमेंट में गलत होने वाला है, तो वो उस एक्सपेरिमेंट को वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जानवरों की इथिकल केयर को सुनिश्चित करना। मतलब ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आप लोग उन एनिमल्स को कहाँ रखने वाले हैं, आप लोगों के पास एनिमल हाउस फैसिलिटीज हैं या नहीं है, कहीं उनके साथ कोई वायलेशन तो नहीं होगा। ये सारी चीजों को भी ऑब्जर्व कौन करती है, आप लोगों की आईएसी कमिटी ऑब्जर्व करती है। ऑल्टरनेटिव मेथड्स जैसे रिप्लेसमेंट, रिडक्शन, रिफाइनमेंट्स को बढ़ावा देना। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल उनको एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट और आप लोगों के प्रपोजल के दौरान उनको ऐसा लगा कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है, तो वहां वो ऑल्टरनेटिव मेथड आप लोगों को सजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग और स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स। ब्रीडिंग मतलब कि नंबर ऑफ एनिमल्स विल बी इंक्रीज्ड थ्रू रिप्रोडक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड ब्रीडिंग। ओके, तो ब्रीडिंग मतलब कि रिप्रोडक्शन कराना एनिमल्स का, तो आपका ब्रीडिंग कहलाता है। एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स की जो आफ्टर रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स आप लोगों को ऑब्टेन हुए हैं उनकी स्टॉकिंग कहाँ होगी, उनको कहाँ रखा जाएगा, दैट इज द स्टॉकिंग। तो जानवरों की ब्रीडिंग और स्टॉकिंग केवल रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट में ही किया जा सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जानवरों को ओवर क्राउडिंग, स्ट्रेस और डिजीज से बचाना। ठीक है, आप लोगों ने नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, उनकी क्राउडिंग, उनकी भीड़ बहुत ज्यादा कर ली, और फिर होगा क्या, आपस में उन लोगों का स्ट्रेस बढ़ेगा जिससे वहां बीमारियां फैलने की भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रीडिंग और स्टॉकिंग का प्रोसीजर किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ब्रीडिंग या स्टॉकिंग करना चाहते हैं तो प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। ओके, एक्वायर्ड अमाउंट में फूड्स और वाटर होना चाहिए, और रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए उन सभी एनिमल्स का। परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब हम बात करें परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की, तो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स तभी किए जा सकते हैं जब आप लोगों के पास आईएईसी और सीपीसीएसईए का अप्रूवल हो। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली नेसेसरी हो, मिनिमम पेन और सफरिंग हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। यदि एक्सपेरिमेंट्स में कोई पेन शामिल है तो एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया का इस्तेमाल जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप किसी एनिमल को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसकी किडनी स्टडी करना चाहते हैं, तो जरूरी है वहां पे कि पेन किलर्स का यानी एनाल्जेसिया का और एनेस्थेटिक्स का यूज होना बहुत जरूरी है। ओके, जो आपका नेक्स्ट सिलेबस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, और इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो आप लोगों का वॉर्म फार्मेसी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे तो आप लोगों को वीडियो दे ही रहा है, बट अगर आप लोग उन 50 क्वेश्चंस को रेडी करना चाहते हैं तो आप लोग अपने प्ले स्टोर से जाकर वॉर्म फार्मेसी ऐप डाउनलोड